Ladies and gentlemen, we are coming to you live from Westminster Central Hall in the heart of London. This is not just an interview, it's a dialogue. जहां आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, वहीं जिन्होंने दुनिया भर के दिग्गज देशों के बीच में भारत की अलग पहचान बनाई. It is none other than, ladies and gentlemen, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. आइए आज we would like to invite British Indian musician Shammi Pithia and BBC Young Dancer finalist Miss Vidya Patel for a dazzling performance. So ladies and gentlemen, please give them a big round of applause. Ladies and gentlemen, Shri Narendra Modi will come on the munch very soon. In the meantime, we have British Indian musician Shammi Pithia and, as I said, BBC Young Dancer finalist Miss Vidya Patel. Last year I had the pleasure of producing an EP for a very dear friend of mine, and he's here to perform a song for you today. So could you please welcome Kalki? I was searching for you, for all that I could take, a chasm of disaster was all that I could make, and I chose not to be there. I turned my head to see, and you were always there. There's nothing here for me. Down and out, will they say again? Will they say again? Oh, round and round, I will go again. I will go again. You and I will be forever always free. Hey, I'm down on my knees. I'm searching for that place with you. Storyteller. He is a 2 times National Award recipient and winner of innumerable national and international film awards. Please, ladies and gentlemen, welcome the incredible wizard of words, Mr. Prasoon Joshi. थैंक यू. नमस्कार. ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर खड़ा हूँ जिसे एक दिन महात्मा गांधी जी ने और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसी हस्तियों ने सुशोभित किया था.
first meeting of the United Nations was also held in this very place. So this is a historical place and a historical moment. और आज हम सब यहाँ हैं अपने देश भारत की बदौलत। एक दिन था जब भारत देशों की सूची में भारत की बात सभी के साथ। नमस्कार मोदी जी। नमस्ते, आपको भी और सभी देशवासियों को नमस्कार। मोदी जी, हम सबको मालूम है आप कितने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर यहाँ आए हैं और हमने थोड़ा सा समय आपका चुराया है, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ समय पहले लिखा था भारत के विषय में कि धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी धूल सजेगी, उन्हीं के संग संग एक दिन सारा विश्व चलेगा। रेलवे स्टेशन से आपका सफर शुरू होता है और आज रॉयल पैलेस में आप खास मेहमान बने। इस सफर को मोदी जी कैसे देखते हैं आप? प्रसून जी, मैं सबसे पहले तो आप सबका आभारी हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है और आपने धरती की धूल से अपनी बात को शुरू किया है। अब तो कविराज हैं तो रेलवे से रॉयल पैलेस, ये तुकबंदी आपके लिए बड़ी सरल है लेकिन जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया और जिंदगी अपने लिए नहीं औरों के लिए भी हो सकती है, ये
रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा, समझा, तो वो मेरी अपनी बात है। लेकिन रॉयल पैलेस ये नरेंद्र मोदी का नहीं है। ये मेरी कहानी नहीं है। पर जो भावना आपके अंदर, वो रॉयल पैलेस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के संकल्प का परिणाम है। रेल की पटरी वाला मोदी ये नरेंद्र मोदी है। रॉयल पैलेस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का एक सेवक है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है। कल तक मैं बेबस था बदलाव के लिए, मानो माँ ने खीर रखी थी चूल्हे पर पकने के लिए, पर थाली में गिरने में सालों गुजर गए। मुझे वो सब बदलना था जिसने मुझे हमेशा कतार में खड़ा रखा। मुझे वो सब बदलना था जिससे मैं कभी किसी को नहीं दिखा। मुझे बांटने वाली, रोकने वाली, हाथ फैलाए रखने वाली, हमेशा निर्भर रखने वाली रीतियों को बदलना था। और आखिरकार बदलाव शुरू हो गया है। पहले मैं 2 कदम चलता था, आज 6 कदम चल रहा हूँ। इसलिए आज मैं बेसब्र हूँ और तेज रफ्तार के लिए। और तेज सड़कें बनाओ, और जल्दी इंडस्ट्रीज लगाओ, और ज्यादा फसलें उगाओ, और ज्यादा पावर पहुंचाओ। पहले से और ज्यादा काम की भूख है मुझे, पहले से तेज विकास की बेसब्री। हाँ, कल तक बेबस था, पर आज मैं तेज बदलाव के लिए बेसब्र हूँ। मैं भारत हूँ। ताकि हमारे केले को कोई नुकसान न हो। मेरे देश के ट्राइबल के दिल में ये पैदा होना, ये बेसब्री पैदा होना, ये मेरे लिए प्रगति के बीज बोता है जी। और इसलिए मैं बेसब्री को बुरा नहीं मानता हूं। दूसरा, आपने परिवार में भी देखा होगा, 3 अगर बेटे हैं, माँ बाप तीनों को प्यार करते हैं, लेकिन काम होता है तो एक को कहते हैं, अरे यार जरा देख लो। जो करेगा उसी को तो कहेंगे ना। अगर आज देश मुझसे ज्यादा अपेक्षा रखता है, इसलिए रखता है कि उनको भरोसा है यार, आज नहीं तो कल उसके दिमाग में भर दो, कभी तो करके रहेगा ये। तो मैं समझता हूं कि, और ये बात सही है कि देश ने कभी सोचा नहीं था कि ये देश इतनी तेज गति से काम कर सकता है। वरना मान लिया था पहले इंक्रीमेंटल चेंज हो जाए तो भी संतोष हो जाता था, यार चलो यार हो गया। अब उसको नहीं होता है, उसको लगता है अरे साहब। और हम जब कर रहे हैं, पहले एक दिन में जितने रास्ते बनते थे, आज करीब करीब 3 गुना हम बना रहे हैं। पहले जितना काम एक दिन में होता था वो आज 3 गुना होने लगा। रेल की पटरी डालनी हो, रेल की डबल लाइन करनी हो, सोलर एनर्जी लगानी हो, टॉयलेट बनाने का काम हो, हर चीज में। और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों को अपेक्षा है, क्योंकि भरोसा है जी। तो ऐसा लगता है कि जब पहले रोड उन तक पहुंचती है और जब उन तक रोड पहुंच जाती है तो वो दुनिया तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये आशाएं एक तरफ आप जगाने की बात करते हैं, और इस बेसब्री को आपने बखूबी समझा, और उसकी जो पॉजिटिव साइड है कि किस तरह से वो बेसब्री जो है वो द्योतक है आगे बढ़ने की एक भावना का, वो आपने हमें समझाया। मोदी जी, लोगों की बेसब्री तो एक तरफ है, लेकिन क्या कभी आप बेसब्र हो जाते हैं सरकारी व्यवस्था जिसके साथ आप काम करते हैं, सरकारी कामकाज के तरीकों से? क्या कभी निराशा होती है? बता देंगे, मैं दूसरे प्रकार का इंसान हूं। मैं कभी कभी कहता था, अगर एक ग्लास में
आधा भरा हुआ है, तो एक व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा ग्लास आधा है, दूसरा कहेगा ग्लास आधा भरा हुआ है, एक कहेगा आधा खाली है। मुझे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। और इसलिए अब आप देखिए, वही सरकार, वही कानून, वही ब्यूरोक्रेट, वही तौर तरीके, उसके बावजूद भी अगर 4 साल का लेखा जोखा लेंगे, और आखिरकार आपको, मैं किसी दूसरी सरकार की आलोचना करने के लिए इस मंच का उपयोग नहीं करूंगा और मुझे करना भी नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए आवश्यक होता है कि भाई गत 10 साल में काम किस प्रकार से होता था, उसको पता चले, देखेंगे तब पता चलेगा 4 साल में कैसे हुआ। तो आपको ध्यान में आएगा कि तब की निर्णय प्रक्रियाएं, आज की निर्णय प्रक्रियाएं, तब के एक्शन, आज के एक्शन, आपको आसमान जमीन का अंतर दिखेगा। मतलब ये हुआ कि इन्हीं व्यवस्थाओं से अगर आपके पास नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, इरादे नेक हो और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करने का इरादा हो, इसी व्यवस्था के तहत आप इच्छित परिणाम ले सकते हैं। ये मूलभूत मेरी सोच होने के कारण, ये तो है ही नहीं कि मैं जो चाहूं वो सब होता है, लेकिन नहीं भी होता है तो मैं निराश नहीं होता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं क्यों नहीं हुआ, आगे इसको करने का रास्ता मैं इस तरफ गया था, जरा नए तरीके से करूंगा, मैं करके रहता हूं। मोदी जी, यहाँ पर हम एक सवाल लेना चाहते हैं जो वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। प्रियंका वर्मा जी हैं दिल्ली से, वो उन्होंने एक सवाल आपके लिए भेजा है, देखते हैं। नमस्ते मोदी जी, आई एम प्रियंका फ्रॉम दिल्ली और मेरा भी आपसे एक सवाल है कि हम गवर्नमेंट क्यों चूज़ करते हैं, ताकि सरकार हमारे लिए काम कर सके, लेकिन जब से आप आए हैं तब से तो जैसे सिस्टम बिल्कुल बदल ही गया है। आपने तो सरकार के साथ साथ हम जैसे लोगों को भी काम पे लगा दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर मेरा आपसे एक सवाल है कि ऐसा पहले क्यों नहीं होता था? थैंक यू। ये जो सवाल पूछ रही हैं कि आप लोगों से लोगों को जोड़ते हैं सरकार के काम के साथ, और चाहे वो गैस सब्सिडी की बात हो, कई चीज़ों में आप एक आप अपेक्षा रखते हैं जनता से, तो ये किस तरह का एक आपका प्रियंका ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और देखिए, आप 1857 से ले लीजिए 1947 तक, उसके पहले भी जा सकते हैं, लेकिन मैं 1857 पे जाता हूं, जब प्रथम स्वातंत्र संग्राम हुआ 1857 का। आप कोई भी साल उठा लीजिए, 100 साल में कोई भी साल उठा लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी कोना उठा लीजिए, कोई न कोई देश की आजादी के लिए शहीद हुआ है, देश की आजादी के लिए मर मिटने के लिए कुछ न कुछ किया है। किसी न किसी नौजवान ने अपनी जिंदगी जेल में बिता दी है। मतलब आजादी का संघर्ष किसी भी समय, किसी भी कोने में रुका नहीं था। लोग आते थे, भिड़ते थे, शहादत मोल लेते थे, आजादी की बात चलती रहती थी। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने इस पूरी भावना को एक नया रूप दे दिया। उन्होंने जन सामान्य को जोड़ा। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को कहते थे, अच्छा भाई तुम्हें देश की आजादी चाहिए ना, ऐसा करो, तुम झाड़ू लेकर के सफाई करो, देश को आजादी मिलेगी। तुम्हें आजादी चाहिए ना, तुम टीचर हो,
अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाओ, देश को आजादी मिलेगी। तुम प्रौढ़ शिक्षा कर सकते हो, करो। तुम खादी का काम कर सकते हो, करो। तुम नौजवानों को मिलाकर के प्रभाव, और ये जज्बा ही है जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ताकत रखता है, और मैं इसको अनुभव करता हूं। जी, यहाँ पर कुछ सवाल ऑडियंस से लेते हैं। श्री सैमुअल डाउजेट से लेते हैं एक सवाल, जो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी, आप अपना सवाल जो है जरूर अपने साथ, आपके कोई खड़ा होगा उन्हें दे दें लिखकर, वो आप तक पहुंचेंगे। आप जरा लिख कर दे दें अपना सवाल, आप दे दें, मैं पूछ लूंगा, आप या आपका नाम अनाउंस कर। Good evening, Mr. Prime Minister. In the past, we've heard the term Obamacare, and more recently, there's been talk of Modi Care in India. And I wanted to ask, will this lead to major change in India's health sector? Thank you. आप बता दीजिए। आई थिंक मोदी केयर, आई थिंक ओबामा केयर, मोदी केयर के बीच पैरेलल ड्रॉ किया है उन्होंने, तो उस विषय में कि हेल्थ सेक्टर के बारे में शायद बात करना चाहते हैं। देखिए, मैं अनुभव करता हूं कि 3 बातों पर मेरा एक आग्रह है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों में से नहीं हूं। मेरी जिंदगी का बैकग्राउंड ही ऐसा है, तो मैं, हमारे मेघनाथ भाई बैठे हैं यहाँ पर, मैं कोई उस प्रकार की बातें करने वाली कोई मेरी परंपरा नहीं है। लेकिन 3 चीजें, बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, ये चीजें हैं जो हमें एक स्वस्थ समाज के लिए चिंता करनी चाहिए। मैंने अनुभव किया है कि कितना ही अच्छा परिवार हो, कोई व्यसन ना हो, कोई बुराइयां ना हो, कुछ ना हो, बहुत अच्छे ढंग से चलता हो परिवार, किसी का बुरा भी ना किया हो, लेकिन उस परिवार में अगर एक बीमारी आ जाए, कल्पना की होगी भी चलो अब बच्ची बड़ी हो गई है, बेटी के हाथ पीले करने हैं, शादी करवानी है, और घर में एक व्यक्ति की बीमारी हो जाए, पूरा प्लान खत्म हो जाता है, बच्ची कमारी रह जाती है, बीमारी पूरे परिवार को तबाह करके चली जाती है। एक गरीब आदमी ऑटो रिक्शा चला रहा है, बीमार हो गया, एक व्यक्ति बीमार नहीं होता है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है, सारी व्यवस्था बीमार हो जाती है। और तब जाकर के हमने कुछ सोचा, तो हमने हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच लिया है। कुछ लोग इसको मोदी केयर के रूप में आज प्रचलित कर रहे हैं। मूलतः योजना है आयुष्मान भारत, और उसमें हमने प्रिवेंटिव हेल्थ की बात हो, एफोर्डेबल हेल्थ की बात हो, और सस्टेनेबल चेंज की बात हो, इन सारे पहलुओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके 2 कंपोनेंट है। एक, हम देश में करीब करीब 1.5 लाख से ज़्यादा वेलनेस सेंटर क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि अगल बगल के 12-15 गांव के लोगों के लिए हेल्थ की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, और वो सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ताकि बड़ी अस्पताल से जुड़ करके वहां पेशेंट आए तो उसको तुरंत गाइड करें, क्या दवाइयां चाहिए, व्यवस्था करें। दूसरा, प्रिवेंटिव हेल्थ को बल मिले, चाहे योगा हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए, चाहे न्यूट्रिशन हो। हमने एक पोषण मिशन शुरू किया है विमेन और चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए, उसकी दौर हमने काम किया है। दुनिया के समृद्ध देशों में भी मैटरनिटी लीव के लिए आज भी उतनी उदारता नहीं है जितनी हमारी सरकार ने आकर के की है। मुझे मानता हूँ यूके के लोग भी जान करके खुश हो जाएंगे। हमने उन बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, उस माँ के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मैटरनिटी लीव 26 वीक कर दिया है।
एक और पहलू है कि परिवार को एक ऐसी व्यवस्था दी जाए, भारत के करीब 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ पॉपुलेशन, एक प्रकार से आधी जनसंख्या, उनको साल भर में 5 लाख रुपया तक की बीमारी का खर्चा सरकार भुगतान करेगी। एक साल में परिवार के एक व्यक्ति, सब व्यक्ति अगर जितनी बीमारी होती है 5 लाख रुपए तक का पेमेंट सरकार देगी। इसके कारण गरीब की जिंदगी में ये जो संकट आता है उसे मुक्ति मिलेगी। मैं जानता हूं बड़ा भगीरथ काम है, लेकिन किसी को तो करना चाहिए। दूसरा, इसके कारण जो प्राइवेट हॉस्पिटल आने की संभावना है, टायर 2, टायर 3 सिटी में अच्छे हॉस्पिटल का नेटवर्क खड़ा होगा, क्योंकि उनको पता है कि पेशेंट आएगा, क्योंकि पेशेंट को पता है कि मेरे पैसे कोई देने वाला है तो वो जरूर जाएगा। थोड़ी सी बीमारी आएगी तो आज नहीं जाता है, वो कहता है छोड़ो यार 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, वो जेल लेता है। लेकिन जब पता है कि तो जाएगा। अस्पताल को भी पता है कि भाई पेशेंट जरूर आए ताकि पैसे देने वाला कोई और है, और इसके कारण नए हॉस्पिटल का चेन बनेगा। और मैं मानता हूं निकट भविष्य में, और आप में से जो हेल्थ के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, 1000 से ज्यादा नए अच्छे हॉस्पिटल बनने की संभावना पैदा हुई है। ये परमानेंट सॉल्यूशन इसमें से पैदा होने वाले हैं। उसी प्रकार से दवाइयां, पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है? वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। तो हमने क्या किया, जेनरिक्स मेडिसिन, और वो उतनी ही उत्तम क्वालिटी की होती है। जो दवाई 100 रुपये में मिलती थी वो आज जेनरिक मेडिकल स्टोर में 15 रुपये में मिलती है। करीब 3000 ऐसी हमने जन औषधालय का काम किया है, और भी हम बढ़ा रहे हैं ताकि सामान्य व्यक्ति, और उसको हम प्रचारित भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर जाएंगे तो डॉक्टर बताएगा भाई हार्ट की बीमारी, अब आपको तो पता नहीं चलता है, दिखता तो नहीं है अंदर, डर लगता है हार्ट यार कुछ होगा तो डॉक्टर कहेगा स्टेंट रखना पड़ेगा। तो कहता है भाई चलो, फिर कहता है देखो 2 स्टेंट है, ये रखोगे तो 2 लाख का होगा, ये रखोगे तो 1 लाख का होगा। तो वो सोचता है 2 वाला क्यों और 1 वाला क्यों? तो कहता है 2 वाला लिया तो जीवन तक चलता है, 1 वाला लिया तो 4-6 साल के बाद नया। तो फिर वो कहता है यार फिर यही लगवा लो 2 वाला। तो बेचारा कर्ज से पैसा ले आता है। मैंने जरा पूछा, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है 2-2 लाख रुपए की। मैंने नेगोशिएशन शुरू किए और आप हैरान होंगे, करीब करीब 60 से 80% कीमत कम हो गई। जो 1.5 लाख 2 लाख होता था वो आज 20,000-25,000 में हो रहा है गरीब की सेवा। उसी प्रकार से नी ट्रांसप्लांट, करीब करीब अब लोगों का आदत तो रही नहीं आसन योगा करने की, वो मैं कह कर थक जाता हूँ भी योगा करो, अब ये चलता नहीं है तो कहते हैं चलो स्क्रू मिजाज फिट करवा दो। अब बहुत पैसे लेते हैं, मैंने उनको बुलाया वो भी खर्च। तो ऐसे कई पहलुओं को लिया है हमने। पूरे हेल्थ सेक्टर को एक होलिस्टिक अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। उसके साथ स्वच्छता भी जुड़ी हुई है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि भाई स्वच्छता को अगर ध्यान दिया जाए तो एक परिवार का बीमारी के पीछे एवरेज साल का 7 से 12,000 रुपया का खर्च बच जाता है। तो ऐसे कई चीजों को लेकर के हम योजना बनाई है। लोग इसको मोदी केयर कहें, सारे की मर्जी है, लेकिन मूलतः मेरी इच्छा है मेरे देशवासियों की मैं केयर करूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, जो आपने, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में इतने कदम आपने उठाए हैं और शायद जो कोलाहल होता है उसमें बीच में कहीं ये सारी चीज़ें खो जाती हैं। बहुत ही बड़ी जानकारी थी ये सबके लिए, और ये सवाल पूछने के लिए सैमुअल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके और भी इसके बाद एंगेजमेंट्स हैं, मुझे मालूम है कि बहुत आपका आगे भी कार्यक्रम है रात का।
तो एक और सवाल लेते हैं। ये संतोष पाटिल जी का नाम मेरे पास आया है। संतोष पाटिल जी एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। संतोष पाटिल जी अपना सवाल पूछें। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं संतोष पाटिल कर्नाटक से हूँ। आज कर्नाटक के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज आपको भी पता होगा कि जगत गुरु बसवेश्वर जी का जयंती है। पिछली बार जब आपने लंदन को आए थे तो तब आपने जगत गुरु बसवेश्वर जी का प्रतिमा का अनावरण किया था। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप उनके जीवन और उनके विचारों को कैसे देखते हैं और आप क्या उनके विचारों को कैसे आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। देखो, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद भारत की महान परंपरा, संस्कृति, इतिहास उसको भुला देने का भरसक प्रयास हुआ है। आपको एक परिवार से बाहर कुछ पता ही नहीं चलने दिया गया है। बहुत लोगों ने शायद बसवेश्वर जी का नाम आज पहली बार सुना होगा। 12th सेंचुरी के महापुरुष कर्नाटक के, और मैं आप में से किसी को रुचि हो तो भगवान बसवेश्वर के वचन पढ़ने जैसे हैं और आज सभी भाषाओं में उपलब्ध है। सभी भाषाओं में उपलब्ध है। आज उनकी जन्म जयंती है, तो मैंने आज मेरे बिजी शेड्यूल में भी थोड़ा समय निकाला था और यहाँ पर जो पिछले बार मैं जब आया था, जिस स्टैच्यू का मुझे अनावरण करने का मौका मिला था, तो वहाँ जाकर के मैं खुद आज नमन करने चला गया था। देखिए, हमें हमारे लिए गर्व ही नहीं है, हमारा दुर्भाग्य ही है जी। हमें अपनी महानताओं का पता ही नहीं है। हम मैग्ना कार्टा के लिए जानते हैं, पढ़ते हैं। हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए दुनिया से सारी बातें होता है। आपको जानकर के खुशी होगी 12th सेंचुरी में भगवान बसवेश्वर ने मैग्ना कार्टा के भी पहले लोकतंत्र के लिए पूरा जीवन खपा दिया। उन्होंने एक अनुभव मंडपम नाम की व्यवस्था की और समाज के सब वर्ग के लोग वहां बैठते थे और सामाजिक समस्याओं का चिंतन करते थे। और उस जमाने में कंपलसरी महिला प्रतिनिधि रहती थी उसमें 12th सेंचुरी में, और सामाजिक समस्याओं का निदान निकालते थे और फिर समाज का प्रबोधन करते थे। हमारा देश जातिवाद, ऊंच नीच, छूत अछूत, इसमें ऐसा बिखरा पड़ा था। भगवान बसवेश्वर ने इन सबको एक छत्र छाया में ला करके ऊंच नीच, जातिवाद को समाप्त करके सबको जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया था। और अभी जो आपने बेसब्री वाली बात कही थी, मुझे भगवान बसवेश्वर जी की एक बात याद आती। उनका एक वचन है, उस वचन में उन्होंने कहा है कि जहां ठहराव है, मुझे शब्द मेरे होंगे लेकिन मुझे भाव याद है, जहां ठहराव है वहां जिंदगी समाप्त है, और जहां पर गति है वहां पर जिंदगी के नए आयाम की संभावनाएं नित्य नूतन होती हैं। इस प्रकार का भाव भगवान बसवेश्वर के वचन में है, जहां ठहराव को मृत्यु माना है उन्होंने उस जमाने में। और इसलिए मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, सोशल कॉन्शियसनेस के लिए जो काम भगवान बसवेश्वर ने किया है, आज भी हमारे देश को और दुनिया को मार्गदर्शक है। तो मुझे खुशी हुई, और आप तो स्वयं कर्नाटक के हैं, आज मुझे उनकी जन्म जयंती पर वहाँ जाने का सौभाग्य मिला था। और हम सब और मैं तो चाहूँगा कि हमारे स्कूलों के बच्चों को भी पता होना चाहिए कि अनुभव मंडपम नाम की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट कैसे उस जमाने में डेवलप की होगी, कितनी बड़ी दीर्घ दृष्टि होगी एक महापुरुष की जिन्होंने इस काम को किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। मोदी जी, हमारे देश में साहस और संकल्प की कमी नहीं, संघर्ष करने की आदत है हमारे देश को।
पर यही शक्ति कहीं और पहुंच जाती है अगर कोई इसे दिशा दे, इसका हाथ थामे। अब हम इसी बारे में बात करना चाहते हैं। चलिए नजर डालते हैं। है सफर मेरा रास्ता तुम्हारा, है उड़ान मेरी आसमां तुम्हारा, है साहस मेरा साथ तुम्हारा। हम जैसे यूथ्स को एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक स्किल सिखाई जाती है ताकि हम अपना लाइफ को ग्रो कर सके, बेटर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सके। है सपना मेरा हौसला तुम्हारा, है कोशिश मेरी प्रोत्साहन तुम्हारा। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में पता चला। ये लोन 1 महीने में ही मुझे मिल गया, बिना सिक्योरिटी के बिना। ऐसे लोन हम जैसे क्षुद्र व्यवसायियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्साहित करते हैं। है प्लान मेरा रिस्क तुम्हारा, है काबिलियत मेरी भरोसा तुम्हारा। बहुत मुश्किल था मेरे लिए अपना बुटीक करना, अपना खुद का काम करना। 1-1.5 हफ्ते में लोन मुझे मिल गया था। उसके बाद में सर मैंने अपना खुद का एक बुटीक खोल लिया है, सामने वाले को काम दे सकती हूँ, मैं खुद किसी के पास काम करने नहीं जा रही। है पसीना मेरा परिवर्तन तुम्हारा, है फसल मेरी रक्षण तुम्हारा, है साहस मेरा साथ तुम्हारा। अगर कोई भी तूफान में अगर कोई फसल खराब हो जाती है तो सीधा किसान के खाते में पैसा आ जाता है बीमा योजना द्वारा। जब देश के छोटे बड़े साहस वीरों को आगे बढ़ाने वाला साथ मिलता है तो पूरा देश आगे बढ़ता है। तो आइए करते हैं भारत के साहस की बात सबके साथ। शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करना। यानी जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे गुजरात से मुझे यही मांग थी कि साहब कम से कम खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करना। खैर बाद में मैंने इस मिशन को हाथ में लिया, 2-3 साल काम किया और स्थिति ये बनी कि गुजरात वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जहां 24/7 घर में बिजली मिलना संभव हुआ। लेकिन आज जो 18-20 साल का है उसको पूछो कि अंधेरा क्या होता है तो उसको मालूम ही नहीं है। खाना खाते समय बिजली नहीं होती थी, वो क्या होता था, क्योंकि उसने पता ही नहीं है। तो ये सरकार हमारी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, मैं मानूंगा कम से कम इस 5 वर्ष, मैं आगे के लिए नहीं कह रहा हूं, इस 5 वर्ष पहले की सरकार की तुलना में हम कहां है, ये अगर कंपैरेटिव देखोगे, मैं दावे से कहता हूं हर पैरामीटर में देश के लिए अच्छा करने में कोई कमी हमने नहीं रखी है। और मेरा सौभाग्य है कि पहले अखबार में ये खबरों की हेडलाइन रहती थी, आज इतना गया, आज इतना गया, यही खबरें रहती थी 2014 के पहले। आज खबर होती है, मोदी जी बताइए कितना आया। मैं समझता हूं देश को ये विश्वास पैदा हुआ है। पहले एक समय छोड़ो यार कुछ नहीं होने वाला है, आज स्थिति बनी है, अरे ये क्यों नहीं होता है, मोदी जी आप बैठे क्यों नहीं होता है, ये अच्छी चीज है। मेरी आलोचना होती होगी, लेकिन आलोचना ये नहीं होती कि मोदी नहीं करता है, आलोचना ये होती है अरे मोदी आप कर सकते हो, ये क्यों नहीं करते आप बताओ। मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूं। इवन मीडिया भी मेरी आलोचना क्या करता है, मीडिया मेरी आलोचना बहुत करता है और वो बुरा है मैं नहीं मानता हूं, लेकिन वो आलोचना क्या करते हैं, अरे मोदी जी आपको बिठाए थे, ये तो आप करके दिखाओ। मैं समझता हूं ये देश की प्रगति का उसके अंदर एक सहज एहसास है
कि ये होना चाहिए। मोदी है आपके, पहले की बात छोड़ो, वहां नहीं हुआ नहीं हुआ, आप तो कर सकते हो। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सफलता है। बहुत अपेक्षाएं आपसे हमेशा देश रखता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। नहीं मोदी जी, ये एक जरूरी सवाल है। ऐसा है कि मुझे मेरी कविता के शब्द बहुत याद रहते नहीं। जी, आपने कविता में कहा भी है कहीं फकीरी के का जिक्र बहुत किया है। बहुत पुरानी मेरी एक, अगर मैं आपसे ये आग्रह कर सकूं कि अगर एक दो लाइन बता दें। मेरी कठिनाई है, गुजराती में आपकी कविता मुझे पता है। मुझे याद नहीं रहती है कविता, इसलिए मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं सोशल मीडिया में मेरी उस कविता को डाल दूंगा। जी जरूर डालिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो मैं, लेकिन वो गुजराती में है और रमता राम अकेला करके मैंने उस शब्दों को, मेरे भावों को व्यक्त किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है, हालात उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। और शायद मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में इस दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके था। जब मैं मुख्यमंत्री से निकल करके दिल्ली आना तय हो गया, आप लोगों ने मुझे धक्का मार दिया, तो मैंने मेरे अफसर जो थे उनको बुलाया। मैंने कहा भाई ये जो मैं
एमएलए के नाते कमाता था, क्योंकि एमएलए के नाते पैसे मिलते थे। मैंने कहा पैसे पड़े हैं, क्या करेंगे हम लोग, मैं कहाँ ले जाऊंगा। आप हैरान होंगे सुन करके, मुझे अभी याद नहीं है, शायद 5-6 लाख रुपया था। मैंने कहा भाई मैं तो कोई सरकार में दे देना चाहता हूँ, और मैंने कहा मेरी इच्छा ये है कि गांधीनगर के सचिवालय में जो ड्राइवर और प्यून है उनके लिए मैं अमाउंट छोड़ दूं, आपको इसका व्यवस्था कर दीजिए, और उसके ब्याज में से ये ड्राइवर और उनके प्यून के बच्चों को कुछ न कुछ मदद मिलती रहे, वो पढ़ते रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। मेरे जो अफसर थे सुन रहे थे, मुझे कुछ बोले नहीं। वो अफसर बड़े कुशल होते हैं, मुंडी ऐसे से हिला रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि मेरी बात मान ली, कुछ करेंगे। 2 दिन के बाद उनका साहब हम जरा घर में मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा आई जाइए, क्योंकि मुझे जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा मत कीजिए, पता नहीं कब आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके पास कुछ है नहीं। मेरे अफसरों ने मुझे वो पैसे देने नहीं दिए। तो मैंने कहा यार कम से कम मैं तो क्या करूंगा इसे ले जाकर। आखिरकार वो बहुत समझाने पर मान गए, और सारे पैसे तो मेरे उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया, और मुझे याद नहीं आज शायद 21,000 रुपया है, इतना कुछ शायद उसमें मैं दे करके इन गरीब लोगों के लिए दे करके निकल गया। शायद मेरी जिंदगी ही मैं ऐसी अभाव में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। और ये फकीरी वगैरह है, वो तो शब्द बड़े हैं, लेकिन मैं औलिया हूं, ये मेरा कोई लेना देना नहीं। बस वही है सर, फकीरी उसी का हमसे जिक्र कर रहे थे। नहीं आपने वो हर चीज़ में परिलक्षित होती है। ऑडियंस से भी कुछ और यहाँ भी सवाल आए, पर पहले मैं चाहूँगा कि जो पहले से यहाँ पर रिक्वेस्ट है उसमें एक, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ यहाँ से भी सवाल हैं। ये सवाल श्री तरणप्रीत सिंह जी पूछना चाहते हैं। श्री तरणप्रीत सिंह जी पूछें कृपया। उधर ऊपर ऊपर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हमारे श्रद्धेय युवा प्रधानमंत्री जी, आप हम सभी भारतीय युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। ना केवल भारतीय युवाओं के लिए, आप देश के विभिन्न युवाओं के लिए आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं। दिन में 20-20 घंटा काम करना यह कोई छोटी बात नहीं। आप हमें कभी थके हुए नहीं दिखते। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहां से है? हमें पता है कि आप योगा करते हैं, लेकिन आप हमें यह बताएं कि यह ऊर्जा हम भी अपने लाइफ में यूज़ करके देश हित के लिए आगे हम यूज़ करके अपनी देश हित के लिए काम कर सकें आपकी यह ऊर्जा से। इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब अगर मुझे हंसी खुशी की शाम के रूप में देना है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं।
लेकिन सीधी सीधी बात मैं बताता हूं सर, एक पुरानी शायद घटना आपने सुनी होगी कि कोई तीर्थ स्थान था एक पर्वतमाला पर, और तराई के अंदर कोई संत महात्मा बैठे थे, और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल की उम्र के भाई को उठा करके उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। तो उस संत ने उसको पूछा, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ये तो मेरा भाई है। तो संत ने दोबारा पूछा, अरे तुझे, मैं तुम्हारा कौन रिश्तेदार है नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुझे पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही है, इसको उठा के चल रही हो? तो उस बच्चे ने दोबारा जवाब दिया, वो तो मेरा भाई है। तो संत ने तीसरी बार पूछा, अरे मैं तुझे नहीं पूछा हूं तेरा रिश्तेदार कौन है, मैं पूछ रहा हूं अरे तुझे थकान नहीं लग रही है क्या? तीसरी बार उस बच्चे ने कहा कि बाप जी ये मेरा भाई है, भाई का थकान नहीं लगता है। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। जिस पल आप अपने जीवन में देख लीजिए, जहां पर आप अपनापन अनुभव करते होंगे, कितने ही थक करके आए होंगे, सोने का मन करता होगा, शरीर साथ नहीं देता होगा, लेकिन टेलीफोन आ जाए कि आपके भतीजे को कुछ हुआ है, अस्पताल है, सारी थकान मिट जाती है, स्कूटर लेकर के आप भागते हैं, रात भर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। क्यों? आपका अपना है, थकान मिट जाती है, आप स्वयं जुट जाते हैं। मेरी जिंदगी भी हर पल, शरीर का धर्म करता ही है, लेकिन उसी पल मुझे ध्यान में कोई अपनों के लिए, कभी त्रिपुरा से कोई खबर, कभी केरल से कोई खबर, कभी दिल्ली से कोई खबर, तो फिर मन करता है अरे उठो यार, चलो दौड़ो। तो सबसे बड़ी बात है मन की अवस्था। दूसरी बात है कि हमें भी, क्योंकि मैं चाहूंगा मेरी जिंदगी ऐसी है कि आज तो प्रधानमंत्री हूं तो कोई चाय भी ले आएगा, पानी भी ले आएगा, लेकिन मुझे मालूम है उसके बाद क्या होगा। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं मैं कभी भी किसी पर बोझ बनूं। ये मेरे मन का इच्छा है और परमात्मा मेरी सहायता करे। ऐसे ही हंसते खेलते बातें करते चला जाऊं किसी दिन। जिंदगी में किसी पर बोझ न बनूं, और इसलिए शरीर को जितना फिट रख सकता हूं, शरीर से जितना काम ले सकता हूं, जितने नियमों का पालन कर सकता हूं, जितना भी मैं सीख पाया हूं, उसको मैं जीने का प्रयास करता हूं। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा कि विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने आप को फिट रखना, या अपने माँ बाप की विरासत के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। करता है, भारत सरकार को चाहिए तो बेच सकता है, कोई बिचौलियों की जरूरत नहीं, बड़े बड़े टेंडर की जरूरत नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों की जरूरत नहीं। मैं हैरान था, मुझे एक दिन तमिलनाडु से एक महिला की चिट्ठी आई। मैं रेगुलरली ऐसे एट रैंडम 10-12 चिट्ठी पढ़ने का डेली प्रयास करता हूँ। चिट्ठियाँ तो हजारों आती हैं, तो सब नहीं पढ़ पाता हूँ, वो डिपार्टमेंट पढ़ता है, लेकिन मैं
एट रैंडम 10-12 चिट्ठी लेकर के खुद पढ़ता हूँ, ताकि मुझे सामान्य मानवी की क्या भावना है उसका पता चले। तो एक दिन चिट्ठी एक मेरे हाथ में आई, तमिलनाडु की एक महिला ने चिट्ठी लिखी थी और उसने लिखा कि मैं हैरान हूं कि उसकी 2 बेटियां हैं। उसने वर्णन अपना लिखा है, मेरे पति नौकरी करते हैं लेकिन बेटियां बड़ी हुई, शादी करवानी थी, घर में थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ काम शुरू करूं। तो मेरे बेटियों ने कहा कि तुम मुद्रा से पैसे ले लो, मुद्रा योजना से। तो बोले मैंने बैंक में अप्लाई किया, मुद्रा योजना से मुझे पैसे मिल गए और मैं भी हैरान थी कि मुझे 15 दिन में पैसे मिल गए। फिर बोले मैंने बाजार से सामान लेकर के बेचना का शुरू किया। इतने में मैंने जेम, मेरी बच्चियों ने कहा जेम में रजिस्ट्री कराओ, बोले मैंने करवा दी। उतने में मैंने जेम में पढ़ा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को चाय के लिए 2 थर्मोस की जरूरत है। तो बोले मैंने बाजार में पूछा सस्ते में थर्मोस कहाँ मिलेगा, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में जेम में लिखवा दिया और जेम के आधार प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑर्डर मिल गया। तो मैंने 2 थर्मोस देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय को पहुंचा दिए और मुझे पेमेंट भी मिल गया। तो बोले मेरे खुशी का पार नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का परिणाम है कि ये संभव हुआ, वरना कहाँ तमिलनाडु के किसी गांव में कोई एक महिला अभी तो व्यापार शुरू कर रही है और उसकी चीज प्रधानमंत्री के कार्यालय तक पहुंच जाती है। तो हमने डिजिटल रिवॉल्यूशन के द्वारा दूसरा एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। हम उसकी दिशा में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि भारत और आईटी रिवॉल्यूशन में तो भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसका बेनिफिट भारत के कॉमन लोगों को मिलना चाहिए और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। दुबे जी, बात करते हैं आने वाले कल की और भारत के लक्ष्य की। आज भारत की ओर सारा विश्व एक आशा की निगाह से देख रहा है और भारत अंदर से जानता है कि उसे अभी बहुत दूर जाना है। आइए कुछ तस्वीरें देखते हैं। अभी भी कितनी गंदगी गांव और शहर से मिटानी है। अभी भी कितनी गंदगी चोरियों से हटानी है। अभी भी ढेर सारे धुएं से लड़ना है। अभी भी ढेर सारी बीमारियों को हराना है। अभी भी कितने गांव को पावर देना है। अभी भी कितने नामों को रोशन करना है। अभी भी कितने खातों को जन धन से भरना है। अभी भी कितने हाथों को हुनर से सजाना है। अभी भी और कितने आसमान छूने हैं। अभी भी और कितने बीज नए बोने हैं। अभी तो बहुत आगे जाना है ना। भारत की बात सबके साथ, भारत की बात सबके साथ। ये नए भारत की बात है। ये न्यू जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें भारत का क्या रोल देखते हैं आप सब अनुभव करते होंगे कि आज आपके पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। विदेश में आप रहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब उसको पता चलता है कि आप हिंदुस्तान के हैं तो आपकी तरफ उसका देखने का रुतबा पहले की तुलना में बदला है कि नहीं बदला है। सच बताइए, ऐसे मुझे खुश करने के लिए मत बताइए। बदला है। आपके प्रति लोग अब गर्व के साथ देखते हैं। हिंदुस्तान तो वही है, पहले भी था, आप भी थे, दुनिया भी थी। अब बदलाव महसूस होता है कि नहीं होता है।
ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया है कि आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। सिर्फ 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा मार्केट है इसलिए नहीं। भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले हम भी भले, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया है। आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के 70 साल तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इजराइल न जाए, कौन सा दबाव था? हिंदुस्तान में दम होना चाहिए कि हिंदुस्तान डंके की चोट पर कहे कि जब मुझे इजराइल जाना है मैं सीधा इजराइल जाऊंगा, और जिस दिन मुझे पैलेस्टाइन जाना होगा उस दिन हिम्मत के साथ मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा। मैं सऊदी अरेबिया भी जाऊंगा, उतने ही प्यार से उनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त करूंगा, और देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरत है तो मैं ईरान भी जाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हैं यूएई भारत से निकल के 1-1.5 घंटे में वहां पहुंच जाए, 2 घंटे में पहुंच जाए। 23 साल तक कोई गया नहीं था भाई। मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान के प्रति उनका अपेक्षा नहीं होगी क्या? कौन रोकता था आपको? आज विश्व के सभी देशों के साथ हम बराबरी के साथ, और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मेरी एक विषय पर भरपूर आलोचना होती थी, भरपूर आलोचना होती। वो ये थी कि मोदी चाय बेचने वाला, एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा देश, क्या समझ आएगा उसको? और विदेश नीति तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। ये मेरी बहुत बड़ी आलोचना होती थी। ये देश का भट्ठा बिठा देगा। लेकिन आज 4 साल के बाद कोई ये बात सवाल नहीं उठा सकता है और उसका कारण मोदी नहीं है। मोदी को 125 करोड़ देशवासियों की ताकत पर भरोसा है। मोदी को हिंदुस्तान की महान परंपराओं पर आस्था है। मोदी को हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के जीवन के प्रति पूरी श्रद्धा है, और मुझे विश्वास है कि मैं दुनिया को भारत का सत्य समझा सकता हूं। और उसी का परिणाम है कि आज विश्व में हर क्षेत्र में, देखिए मेरे टाइम टेबल में यूके में ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज का कार्यक्रम करके मुझे जाना था। ये भारत का गर्व है कि स्वयं प्रिंस चार्ल्स खुद भारत आए थे, क्योंकि पिछली बार जब कॉमनवेल्थ समिट हुआ माल्टा में, मैं नहीं जा पाया था। इस बार स्वयं प्रिंस चार्ल्स आए थे, सिर्फ मुझे व्यक्तिगत निमंत्रण देने के लिए। इस बार आप जरूर आइए। इतना ही नहीं, क्वीन ने स्वयं ने मुझे पर्सनल चिट्ठी लिखी कि इस बार तो आपको रहना ही है। ये मोदी का विषय नहीं है, ये भारत का प्रोफाइल है जिसके कारण ये संभव हुआ है। एक समय था जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर चर्चा होती थी तो ज्यादातर पश्चिम के देशों की चर्चा होती थी, भारत की कोई चर्चा नहीं करता था। लेकिन जब यमन में
5,000 6,000 लोग फंसे थे, उनको बाहर निकाला, तो दुनिया के कई देशों ने भारत को रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने नागरिकों को निकालते हैं, हमारे लोगों को भी यमन से निकालिए, और दुनिया के 2,000 नागरिकों को बाहर निकाल करके हमने उनके यहाँ पहुंचाने का काम किया। म्यांमार में रोहिंग्या की समस्या हुई, दुनिया ने उस प्रश्न को ह्यूमन राइट जिकना फलाना लेकर के जिसको जो अपनी पोजीशन लेनी थी ले ली। हम वहां पर नहीं अटके। रोहिंग्या लोग जो बांग्लादेश वापस गए थे, हमने कहा बांग्लादेश हमारा एक मित्र देश है, हमने स्टीमर भर भर करके वहां चावल लेकर के पहुंचे। जो रोहिंग्या वहां आए हैं वो भूखे नहीं मरने चाहिए, मानवता का काम करने में भारत पीछे नहीं रहा। और म्यांमार के अंदर रखैन स्टेट है जहां पर ये लोगों को मुसीबत थी, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। भारत ने म्यांमार सरकार के साथ समझौता किया कि हम रखैन प्रदेश के लिए, उसके विकास के लिए भारत जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है हम करेंगे। नेपाल के अंदर भूकंप आया, भारत सबसे पहला देश था कि तुरंत नेपाल पहुंचना और नेपाल के सुख दुख की चिंता करना। भारत ने अपने व्यवहार के द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना दुनिया की हर शक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार। और तब मैंने, मीडिया ने मुझे पूछा था विदेश नीति के लिए, मैंने जवाब दिया था कि मेरी विदेश नीति का क्या होगा क्या नहीं उसकी बड़ी व्याख्या तो नहीं करता हूं, लेकिन मैंने इतना कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। और आज इस बात को आप देख सकते हैं, और इसी के कारण और आज विश्व जिस अवस्था में पहुंच रहा है, भारत अगर दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की चिंता करता है तो भारत इंटरनेशनल सोलर एलायंस का सॉल्यूशन लेकर के आया है। दुनिया टेररिज्म से परेशान है तो भारत मानवतावादी शक्तियों को एक कर करके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास करने वाले लोगों को एक होकर के मानवता के खिलाफ ये लड़ाई है। ये किसी एक देश, एक जाति, धर्म, संप्रदाय से जोड़ करके नहीं, ये मानवता के खिलाफ लड़ाई है। सभी मानवतावादी शक्तियां एक होनी चाहिए और भारत ने इसको लीड किया है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनको उनके हक मिलने चाहिए, इसका प्रवक्ता आज भारत बना हुआ है। तो भारत ने अपनी जिम्मेवारियों को भली भांति निभाने का प्रयास किया है और इसलिए आप देख रहे हैं कि आज भारत ने अपनी जगह बना ली है। हर इंटरनेशनल फोरम में आज भारत एजेंडा सेट करता है। G20 समिट के अंदर ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इनिशिएटिव भारत ने लिया। आज G20 समूह के देश अपनी बैंकों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए भारत के साथ समझौता कर रहे हैं और दुनिया के देशों के साथ भी समझौता कर रहे हैं। तो भारत आज एक ट्रेंड सेटर बन रहा है, एजेंडा सेट कर रहा है। भारत अपनी अहमियत, भारत अपना प्रोफाइल दुनिया में एक नए विश्वास के साथ पैदा कर पा रहा है। बिल्कुल, आपने जो आंख मिलाकर बात करने की बात की और एजेंडा सेट करने की बात की, आई थिंक ये इट वेरी क्लियरली टेल्स अस वेयर इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स, वेयर वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स। एक सवाल है, बहुत कम वक्त हमारे पास है तो बहुत से सवाल लेना चाहते हैं, बहुत से सवाल आए हैं, पर एक सवाल जो पहले से वेटिंग पर है, अनुश्री घिसाट जी का, कृपया अपना सवाल पूछें। यहाँ है। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते। मोदी जी, आपने भारत के हित में कई अनोखे कदम उठाए हैं और इसके नतीजे हमने सिर्फ देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे हैं। बावजूद इसके आज देश में ऐसी कई सारी शक्तियां हैं जो किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने में जुटी हुई है। तो क्या ऐसी गतिविधियों के चलते हुए आप कभी डगमगाते नहीं? देखिए, मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है,
तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है जी? और मैं मानता हूं, और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है और सरकारों को भी और शासन में बैठे हुए लोगों को भी वो सतर्क रखती है। और इसलिए अगर कोई आलोचना करता है, इसको मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं, मैं उसे बुरा नहीं मानता हूं। लेकिन मेरी चिंता आलोचना नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि आलोचना करने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी बारीकी में जाना पड़ता है, फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे करने पड़ते हैं, हिस्ट्री पूरी निकालनी पड़ती है। अब आज ऐसी आपाधापी का समय है कि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो अब ये काम कर पाते हैं। अच्छा, हरेक को इतनी तेजी है कि भाई 24/7 मैं आगे निकलूं, ब्रेकिंग न्यूज मैं दूं या वो दें, ये आपाधापी का युग है। और इसलिए क्रिटिसिज्म ने दुर्भाग्य से उस मर्यादाओं को तोड़ करके एलिगेशन का रूप ले लिया है। लोकतंत्र की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो क्रिटिसिज्म है, और लोकतंत्र की सबसे विनाशक कोई रास्ता है तो वो एलिगेशन है। और इसलिए एक तंदुरुस्त लोकतंत्र के लिए क्रिटिसिज्म को सबसे ज्यादा पुरस्कृत करना चाहिए और एलिगेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि इस मूलभूत तत्व को मैं जानता हूं और मानता हूं, इसलिए मुझे बराबर याद है, मैं तो सरकार में मुझे कोई अगर अच्छी खबर की जानकारी देता है तो मेरा सवाल रहता है कि भाई ये तो ठीक है, मैं देख लूंगा बाद में, ये बताओ इसमें वो कौन सी कमियां हैं हमारी, जरा वो दिखाओ पहले। मैं पूछता हूं सामने से, क्योंकि कोई पूर्ण नहीं है भाई, हम सब इंसान हैं, हम में भी कमियां हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। कोई है जो बताता है। अगर मैं सुनना ही बंद कर दूंगा तो फिर तो मेरी गलतियां कभी ठीक नहीं होगी, न मेरे देश का भला होगा। और इसलिए मैं हमेशा क्रिटिसिज्म का स्वागत करता हूं। लेकिन मेरे पर आरोप ये है कि मोदी जी इतना क्रिटिसिज्म होता, आप बोलते क्यों नहीं है? अरे भाई, आपके क्रिटिसिज्म को मैं इतना महत्व देता हूं कि मैं उसको समझने की कोशिश करता हूं, इससे मैं सुधरने की कोशिश करता हूं। आपका मुंह बंद करना मेरा काम नहीं है, ये तो गलत रास्ता है। आप जो बोल रहे हैं मेरे लिए वो मूल्यवान चीज है। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। और इसलिए ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्रिटिसिज्म आप उसको महत्व देंगे और किसको नहीं देना चाहिए? देखिए, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो सकता कि मैं इस क्रिटिसिज्म को अच्छा मानूंगा, इस क्रिटिसिज्म। जैसे अभी ये कार्यक्रम कर रहा हूं, मुझे और आपको दोनों को लगता होगा यार बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई कहेगा यार मोदी जी बंद करे तो अच्छा, कहता है। कोई ये भी कह सकता है कि देखो यार ये मोदी जी ने आज पता नहीं जवाब नहीं दे पाते हैं कहीं पर, तो जाकर के उन्होंने स्टेज मैनेज शो कर लिया, अपना कर रहे हैं। उसमें से मैं कोशिश करूंगा, या आज के मेरे जो जवाब मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कोई उसमें से निकालेगा, तो मैं जरूर सोचूंगा हाँ यार ये शब्द मेरे से मुंह से न निकला होता तो अच्छा होता, मैं सोचूंगा। और मैं आज जहां पहुंचा हूं ना साहब, मुझे बहुत लोगों ने बनाया है, बहुत लोगों ने मुझे थप्पा करके कहा मोदी ये नहीं करो, ये करो, ये करो नहीं, ये करो, ऐसा करते करते मुझे लाया है। तो ये सब उन्होंने जो मेहनत की है उसको मैं मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा।
यस मोदी जी, हम कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने कहा भी घड़ी की तरफ देखा जी, आपने घड़ी की तरफ देखा और मुझे लगा कि कार्यक्रम को की अंत की तरफ बढ़ना चाहिए। तो एक सवाल, जो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहेंगे इतिहास आपको कैसे याद रखे? आप में से कोई बता सकता है कि वेद किसने लिखे थे? दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ, और आज भी 5000 10,000 साल के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे? अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो मोदी तो क्या है, एक छोटी सी चीज है जी। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने, उससे ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको टीचर का काम मिला होगा, आपको ड्राइवर का काम मिला होगा, आपको व्यापार का काम मिला होगा, आपको खेती का काम मिला होगा, मुझे ये काम मिला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ इतिहास में अमर होने के लिए, अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। मोदी जी, अंत में वो 4 पंक्तियां पढ़ूंगा जिससे मैंने यहाँ शुरू किया था आज, जो मैंने आज ही लिखी थी, और ये भारत के लिए कि एक आसमां कम पड़ता है, एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो। एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, हैं बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंगवा दो। एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, हैं बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंगवा दो। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, अब उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। देखिए, हमारे यहाँ राजा रंतिदेव ने कहा है, और बहुत ही अच्छा कहा है राजा रंतिदेव ने, और एक राजघराने से निकली हुई बात है। उन्होंने कहा है, न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, काम ये दुक्ता नाम प्राणी नाम आर्ति नाशनम। न मुझे राज्य की कामना है, न मुझे मोक्ष की कामना है। न काम ये राज्यम न मोक्षम न मुझे पुनर्भवन जन्म की कामना है। न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, न काम ये दुख पुनर्भवम, काम ये दुख तप्तना प्राणी नाम आर्ति नाशनम। अगर मेरे हृदय में कामना है तो मुझे उन दुखी दरिद्रियों की सेवा करना, यही मेरी कामना है। उसी कामना को लेकर के हम चले। मैं फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत आभारी हूँ। प्रसन्न जी, आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाला और एक बहुत ही सरल Ladies and gentlemen, please be upstanding for the Right Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
बिना संकोच बताते रहिए, ताकि उन आपके आशीर्वाद के द्वारा, आपके सुझावों के द्वारा 125 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए मैं भी कुछ अपना योगदान दे सकूं। जिस व्यवस्था के तहत मैं बैठा हूं, उस व्यवस्था के तहत कुछ दे सकूं, इसी एक कामना के साथ आपने इतना समय दिया, आशीर्वाद दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Ladies and gentlemen, please be upstanding for the Right Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. साथ